नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव होने में 4 साल बाकी है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद और अब 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद में भविष्य की राजनीतिक तस्वीरें काफी कुछ उभरने में लगी है। और इन तस्वीरों के बाद में भाजपा के लिए जहां फायदे का सौदा दिख रहा है, वहीं कांग्रेस के लिए आगे भी चुनाव में बड़ी परेशानियां खड़ी होने वाली है। और इस परेशानी का कारण बनेंगे 3 नेता। हालांकि भाजपा के लिए भी एक नेता परेशानी का कारण बन सकते हैं, लेकिन वह बहुत सीमित क्षेत्र में बनेंगे। लेकिन कांग्रेस को वागड़, मारवाड़ और पूर्वी राजस्थान में बहुत बड़ी चुनौतियां इन 3 नेताओं की वजह से मिलने वाली हैं, ऐसे संकेत अभी से मिल गए हैं। हालांकि आगे चलकर जब परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद में सीटों की परिस्थितियां बदल जाएगी, बहुत सारे सीटों पर जातिगत समीकरण बदल जाएंगे, तो उस वक्त जो समीकरण होंगे वे जरूर चुनाव में काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति के संकेत पहले से मिलने लगते हैं। सबसे पहले बात करें वागड़ की, तो वागड़ यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर ग्रामीण का वह क्षेत्र जो आदिवासी एरिया है, उसके साथ ही भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ क्षेत्र, उस क्षेत्र में कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी जो खड़ी होने वाली है, वह कारण है बीएपी का ताकतवर होना। राजस्थान विधानसभा में 2022 में गठित पार्टी के अगर 4 विधायक जीतकर आए हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं 5वां विधायक बनते बनते रह गया, जो 1000 वोटों के आसपास चुनाव हार गया। उस पार्टी का प्रभाव आप सोच सकते हैं कि कितना मजबूत आदिवासी लोगों में हो चुका है। और यह आज से नहीं हुआ। 2017 में मैं खुद डूंगरपुर, बांसवाड़ा जब गया था चुनाव कवरेज के लिए, उस दौरान मैंने बीटीपी का प्रभाव देखा था और मैंने बहुत सारी खबरों में इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में यह आदिवासी पार्टियां कांग्रेस के लिए बड़ा घाटा साबित होने वाली है। लेकिन तब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब आप देखते हैं कि 2023 के चुनाव में ना सिर्फ बीटीपी से बीएपी बनकर ताकत दिखाती है, उसके बाद कांग्रेस ही लोकसभा चुनाव में समर्थन देकर, क्योंकि भाजपा को हराना था, बीएपी को मजबूत करती है। भाजपा तो हार जाती है, लेकिन बीएपी ना सिर्फ एक सांसद बना लेती है, वहीं महेंद्रजीत मालवीय की जैसी मजबूत सीट जो बागीदोरा थी, उस पर भी बीएपी काबिज हो जाती है उपचुनाव में। और अब जो 7 उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 2 सीटों पर 84 और सलूमर में बीएपी ने ना सिर्फ प्रभाव दिखाया, बल्कि दोनों सीट लगभग जीत ली थी। वो तो सलूमर में अंतिम दौर में 1000 वोटों के आसपास बीएपी हार गई, वरना 5 विधायक बीएपी के होते। ये तय मानकर चलिए कि अगर इसी गति से बीएपी आगे बढ़ती रही, तो वागड़ में कांग्रेस का मूल वोट बैंक जो बीएपी को लगभग शिफ्ट हो चुका है, उसे वापस लाना कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं होगा। यह चेतावनी, यह अलर्ट मिल चुका है राजनीतिक रूप से कांग्रेस को। अब देखना यह है कि कांग्रेस किस तरह से इस संकट से निपटती है। मारवाड़ की बात करें तो भले ही क्यूसर का चुनाव हनुमान बेनीवाल हार गए, लेकिन क्या आने वाले दिनों में हनुमान बेनीवाल फिर से उठ खड़े नहीं होंगे? आपको याद होगा 2023 के विधानसभा चुनाव में
हालांकि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, सिर्फ एक सीट जीती थी, वह भी खींवसर 2000 वोटों से हनुमान बेनीवाल जीते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राजस्थान में जिन सीटों पर उम्मीदवार थे आरएलपी के, वे कमजोर थे। आरएलपी का वोट शेयरिंग देखें तो 30 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस की हार में आरएलपी को मिले वोटों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और अब भले ही खींवसर में कांग्रेस ने अलग से उम्मीदवार खड़ा करके, जैसे आरोप लग रहे हैं, भाजपा के साथ मिलकर हनुमान बेनीवाल को हरा दिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल के ना तो समर्थक कम हुए हैं, और आने वाले दिनों में चूंकि सांसद है हनुमान बेनीवाल, उनकी एक खासियत है कि जहां भी लोग उन्हें बुलाते हैं वे तुरंत चले जाते हैं। यह बात लोगों को पसंद आती है। और 4 साल के समय में हनुमान बेनीवाल ने अगर वही रुख कायम रखा तो ना सिर्फ आरएलपी खड़ी फिर से कर पाएंगे, बल्कि वे कहीं ना कहीं कांग्रेस को मारवाड़ में बड़े स्तर पर डैमेज भी करेंगे। तीसरे खतरे की बात करें पूर्वी राजस्थान में, तो खुद कांग्रेस नेताओं के चेहरों पर देवली उनियारा में भाषण देते समय जो चिंताएं थी नरेश मीणा को लेकर, करण सिंह को छबड़ा से बुलाकर भाषण दिलवाया गया और वे कह रहे थे कि मुझे 5000 से हरवा दिया। धारीवाल को बुलाकर कहलवाया जा रहा था कि धारीवाल के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, मुरारी लाल मीणा को अपशब्द बोलते हैं, और अब यहां चुनाव लड़ रहे हैं, यहां क्या लेना देना। तो दो चीज तो बहुत स्पष्ट उन भाषणों से हो गई कि नरेश मीणा ना सिर्फ चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, बल्कि चुनाव हराने का मादा रखते हैं, जो छबड़ा से आए करण सिंह ने चुनावी भाषणों में कहा था। और अब देवली उनियारा में प्रत्यक्ष उदाहरण कांग्रेस ने देख लिया है अच्छी तरह से कि नरेश मीणा के समर्थकों की क्या ताकत है, जिस ताकत के बल पर ना सिर्फ वे 60,000 वोट लाते हैं, बल्कि कांग्रेस को तीसरे स्थान पर समेटकर खुद से भी आधे वोटों पर समेट देते हैं। और अब जैसी कि लोकसभा में प्रहलाद गुंजल के साथ मिलकर नरेश मीणा की जोड़ी बनी थी, उस जोड़ी का कमाल था कि 3.5 लाख से जीतने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 40,000 वोटों से जीत पाए थे। तो छबड़ा यानी कि झालावाड़ बारां जिले के अलावा टोंक जिले में भी ताकत दिखा दी, कोटा में भी दिखा दी, बूंदी में भी दिखा दी। और जब 2023 का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ था तो चर्चा यही थी, और अब उपचुनाव समाप्त हुए तो चर्चा ज्यादा हो गई है कि यह लड़का आगे चलकर क्या कर सकता है। अब या तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एडजस्ट करे, क्योंकि परिसीमन के बाद में मैंने कहा कि बहुत सारी सीटों की स्थितियां बदल जाएंगी, जातिगत समीकरण बदल जाएंगे, तो या तो नरेश मीणा को कांग्रेस कहीं एडजस्ट करेगी। अगर फ्री छोड़ दिया तो हो सकता है कोई और पार्टी हाथ रख दे, क्योंकि ताकत एक साल में एक युवा लड़का 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ ले, सिर्फ इस बेस पर कि उसके पास युवा समर्थकों की ताकत है। उस ताकत के बल पर पहले वह 45,000 वोट लाता है, फिर 60,000 वोट लाता है, और जिसे कहा जाता कि यह छबड़ा तक सीमित है या 12 जिले तक सीमित है, वह अपनी ताकत पूर्वी राजस्थान में टोंक में आकर भी दिखा देता है कि उसमें कितना दम है। अब नरेश मीणा एक ताकत वह तो बन चुके हैं, और कई कांग्रेस नेताओं से जब बात करते हैं हाड़ौती में तो वे कहते हैं कि निश्चित तौर पर नरेश मीणा वह ताकत अब बन चुका है जो हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान की बहुत सारी सीटों पर जाकर खड़ा होने पर ही असर डाल सकता है चुनाव परिणामों पर। और आपको याद होगा कि जब समरावता प्रकरण हुआ तो बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को निष्पक्ष जांच की चिट्ठी लिखते हुए नरेश मीणा की रिहाई की मांग की थी।
इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नरेश मीणा के समर्थक पूर्वी राजस्थान की लगभग सभी सीटों पर उन नेताओं पर लगातार दबाव बना रहे थे। नेता समझते हैं कि जो लड़का एक साल में 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर 45,000 60,000 वोट ला सकता है, उसके समर्थक इतने मजबूत हैं, तो वे कितना असर कर सकते हैं। यह 3 नेता मिलकर 2023 में कांग्रेस के बहुत सारे समीकरणों को या तो बना सकते हैं या बहुत ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। चौथे नेता की मैंने बात करी जो भाजपा के समीकरण बिगाड़ सकता है, वह है रविंद्र सिंह भाटी, जो जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर 3 जिलों में असर रखने के अलावा पाली तक बहुत सारे समर्थकों के बल पर कुछ विधानसभा सीटों पर असर रखता है। और इसका असर देखा होगा जब पहले भाजपा रविंद्र सिंह भाटी को शामिल करती विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन टिकट नहीं देती, वह शिव से चुनाव लड़कर निर्दलीय विधायक बनते हैं। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव बाड़मेर से लड़ते हैं, दूसरे स्थान पर ही नहीं आते, बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के वोट बैंक में सेंध भी लगाते हैं। चुनाव हार गए लेकिन असर बहुत लंबा छोड़ गए। और अब जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, बहुत सारे लोग उस कार्यशैली को पसंद करते हैं। उनके समर्थकों की भीड़ भी इन 4-5 जिलों तक है। और अगर इसी तरह से चलता रहा और किसी पार्टी ने उन्हें समायोजित नहीं किया, तो वे भाजपा के लिए बहुत सारी सीटों पर खतरा बन सकते हैं। यह आज की तस्वीर है, आगे चलकर यह तस्वीर बदल भी सकती है। मैंने कहा कि तत्कालीन परिस्थितियां और समीकरण चुनावी हार जीत में काम करते हैं, लेकिन यह जो 4 नाम मैंने बताए हैं, यह निश्चित तौर पर आगे चलकर राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।